हेलो एवरीवन। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं संकरण के बारे में। अब संकरण क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और किसी यौगिक का संकरण कैसे निकाला जाएगा वो हम देखने वाले हैं। तो परिभाषा क्या होगी सबसे पहले, तो इसमें परिभाषा के अनुसार लगभग समान ऊर्जा एवं भिन्न आकृति के कक्षक आपस में अतिव्यापन करके समान आकृति, समान ऊर्जा तथा समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस अवधारणा को हम संकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो बात की गई है कि जो कक्षक पहले अतिव्यापन कर रहे थे, अतिव्यापन के पहले कक्षकों की समान ऊर्जा थी और भिन्न आकृति के वहां पे कक्षक थे, लेकिन जब उन्होंने अतिव्यापन कर लिया तो अतिव्यापन के बाद में समान ऊर्जा एवं समान आकृति एवं समान संख्या में नए कक्षकों का निर्माण किया गया। इसे हमने क्या कहा है, संकरण कहा है। तो यहाँ पे परिभाषा से ही आपके एक दो ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि चलो परिभाषा तो हो गई, अब संकरण को निकाला कैसे जाएगा। तो संकरण को निकालने के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। टोटल हमें इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने होते हैं, जो कि होता है हमारा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में पार्टिसिपेट किया है, बंध बनाने में भाग लिया है, बंधित युग्मों की संख्या प्लस लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया है, मतलब अयुग्मित या अनाबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इतना समझ में आया। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना होता है जब भी कोई यौगिक दिया गया होगा। इसे हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास में दो यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को निकालने के। पहला तो होता है मुझे सिग्मा बंध की संख्या निकालनी होगी। यहाँ पे क्या निकालनी होगी, सिग्मा बंध। अब सिग्मा बंध कैसे निकालते हैं, जैसे कि मेरे पास में कार्बन कार्बन के बीच में या किसी कार्बन या दूसरे तत्व के बीच में अगर एक अकेला बंध है, मतलब सिंगल बंध है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मेरे पास में इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और ये चारों के चारों हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास में 4 सिग्मा बॉन्ड है और कोई भी आपका लोन पेयर, मतलब आपका ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे नहीं बचा है जिसने बनाने में भाग नहीं लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई होगी, 4 आएगी। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास में संकरण आ जाता है। अगर n, इसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर को n से डिनोट करेंगे। अगर n की संख्या हमारे पास में 2 आई तो संकरण हमारे लिए हो जाता है sp। अगर n की वैल्यू 3 आती है तो ये हो जाता है sp2 और अगर n की वैल्यू 4 आती है तो ये हो जाता है sp3। जनरली ये वाला जो फॉर्मेट है वो हम उपयोग करते हैं कार्बनिक यौगिकों के संकरण निकालने में। देखिए होगा क्या कि जैसे कि अगर मेरे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये आता है, तो अब यहाँ पे मुझे अगर संकरण निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर त्रिबंध है तो इस त्रिबंध में मेरे पास में एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। एक सिग्मा बंध और 2 पाई बंध होते हैं। तो सिर्फ मुझे सिग्मा बंध को ही यहाँ पे गिनना है। अब देखिए आप इसे ऐसे लिख लीजिए, इस वाले कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड आए हमारे पास में, 2 सिग्मा आए। 2 सिग्मा के लिए हमारे पास में संकरण क्या आता है, sp आता है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, sp संकरित है। फिर अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ये वाला कार्बन के लिए और इस वाले कार्बन के बीच में एक सिंगल, फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे एक सिंगल बन, तो इसके लिए भी मेरे लिए संकरण क्या हो जाएगा, sp। इतना समझ में आया। अगर अब मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 आता है तो आप यहाँ पे इसे ओपन करके इस तरह से लिखें ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जब मेरे पास में एक डबल बॉन्ड होता है तब एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखें। तो अब अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास में 1 सिग्मा और 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, तो टोटल कितने सिग्मा, 3 सिग्मा है।
तो ये क्या हो गया, sp2 हो गया, क्योंकि जब सिग्मा की वैल्यू 3 आती है तो sp2। फिर यहाँ पे मेरे पास में अगर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा है तो ये क्या हो गया, मेरा sp2 हो गया। ये वाले केस में आपको तब है जब आपके पास में कोई ऐसा लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है जो कि अनुनाद में भाग ले रहा हो। हमें ऐसा लोन पेयर चाहिए जो अनुनाद में भाग नहीं लेता हो, उसे भी हम अगर सिग्मा बॉन्ड के साथ में होगा तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। कैसे, जैसे कि आपके पास में CH ट्रिपल बॉन्ड C- ऐसा आता है। अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर दिखाई दे रहा है आपको, ये लोन पेयर कहीं पे भी अनुनाद में नहीं है। अनुनाद मतलब कहीं पे भी संयुग्मन में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये संयुग्मन में नहीं होगा तो आपका संकरण में भाग लेगा। कैसे कि 1 सिग्मा और प्लस हमें ये जो आपका लोन पेयर है इसे हमें काउंट करना होगा। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आएगी n की वो कितनी आ जाएगी, 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो देखिए लोन पेयर जो होगा वही आपको इंक्लूड करना है जो अनुनाद में भाग ना ले रहा हो या फिर संयुग्मन में प्रेजेंट ना हो। कैसे, जैसे कि अगर मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2- ऐसा होगा। अब यहाँ पे ये जो आपका लोन पेयर है ये ऐसे और ये ऐसे अनुनाद में चला जाएगा। अब अगर ये अनुनाद में गया तो यहाँ पे मेरे पास में क्या होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। मतलब ये जो लोन पेयर है कभी इस कार्बन पे तो कभी इस कार्बन पे होगा। इस कंडीशन में ये कभी भी संकरण में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये क्या है, स्थायी है। तो जो स्थायी लोन पेयर होगा वही आपका संकरण में भाग लेगा। तो यहाँ पे मेरे पास में 1 सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया, स्थायी लोन पेयर। तो n की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 2 आई। तो यहाँ पे ये जो कार्बन था ये कौन सा संकरण लेके बैठेगा, ये लेके बैठेगा sp संकरण। बात समझ में आई। उसके बाद में यहाँ पे तो हमारे पास में एक कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है। तो टोटल सिग्मा बंध कितने हो गए, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, sp संकरण हो गया। समझ में आ रही है ना बात। जैसे एक और हम यहाँ पे उदाहरण लेते हैं फ्यूरेन का। फ्यूरेन में आपसे पूछा गया कि ऑक्सीजन जो है इसका संकरण क्या होगा। तो जैसे ही आपके पास में ऑक्सीजन आता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक लोन पेयर तो आपका अंदर की ओर अनुनाद में है, मतलब ये संयुग्मन में है तो अनुनाद में चला जाएगा। लेकिन ये वाला लोन पेयर, अब जरूरी नहीं है कि ये मैंने अंदर कर दिया बाहर, कोई एक लोन पेयर आपका कहाँ जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा, मतलब अनुनाद में जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर जो है वो बच जाएगा, मतलब ये स्थायी है। तब क्या करेंगे, तब हमारे पास में एक ये सिग्मा बॉन्ड एक ये सिग्मा बॉन्ड, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड आ गए, प्लस में एक आपका लोन पेयर आ गया, है ना, एक लोन पेयर आ गया। तो टोटल n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3 आ गई। तो ये जो कार्बन सॉरी ऑक्सीजन है ये क्या हो गया आपका, sp2 संकरित हो गया। तो ये हमारे पास में एक पहला जो सूत्र था या पहला फॉर्मूला जो था जिसके तहत हम संकरण निकालते हैं, तो क्या बन जाता है ओवरऑल वो फॉर्मूला, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मेरे पास में n निकालने के लिए हम निकालेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर। और लोन पेयर में कौन सा लेना है बेटा, लोन पेयर में वही लोन पेयर हमें काउंट करना है जो कि स्थायी होगा, मतलब लोकेलाइज्ड होगा, ठीक है ना। अब ये दोनों का ही हमें यहाँ पे चेक करना है वैल्यू। यहाँ पे मेरे पास में कोई लोन पेयर नहीं था, तो मैंने अगर लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखिए, और अगर लोन पेयर है तो वो कौन से टाइप का लोन पेयर है, एक जगह स्थायी है या अस्थायी है। जैसे कि ये एग्जांपल लिया हमने, इस एग्जांपल में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर था ये अंदर की ओर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, अनुनाद में जा रहा है, तो ये कभी भी आपका संकरण में भाग नहीं लेगा। इतना समझ में आया। अब एक और है जो कि हम फार्मूला वाइज चलते हैं, आपका जनरली इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक यौगिकों में हम उसका यूज करते हैं, इतना नोट करो जब तक। तो पहला अपना क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बंधुओं की संख्या, और लोन पेयर। और लोन पेयर में कौन सा, जो आपका लोकेलाइज्ड है, मतलब स्थायी लोन पेयर है, उससे काउंट करना है। अब दूसरा एक और फार्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का, वो होता है
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब जो आपकी कोई भी कंपाउंड दिया गया है उस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होगा उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या है, प्लस हम यहाँ पे लेते हैं m माइनस C प्लस A। यहाँ पे मैं हर एक का मीनिंग अभी बताने वाली हूँ आपको। V यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास में है जो V है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आपके सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। एम यहाँ पे क्या है, एम यहाँ पे होगा मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट मतलब क्या है, यहाँ पे जिनकी वैलेंसी या जिनकी संयोजकता एक होती है। ठीक है, जैसे आपके कौन कौन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो गए और सारे हेलोजन्स हो गए। तो उन मोनोवैलेंट एटम्स की हमें यहाँ पे नंबर्स रखनी होगी। सी यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर कोई कंपाउंड है उस पे धनायन है मतलब आपका केटायन, और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा एनायन मतलब ऋण आयन। जैसे अगर हमारे पास में CO3-2 आता है तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है माइनस चार्ज है मतलब क्या है एनायन है। तब इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और अगर कहीं पे आपका केटायन आता है तो हम उससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब सेम वही है कि अगर मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर का जो वैल्यू है वो 2 आता है तो संकरण क्या हो जाएगा sp हो जाएगा। अगर 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3। अब यहाँ पे मेरे पास में सिर्फ 4 तक नहीं रुकेगा, वहां पे हम 4 तक रुक गए थे क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 4 ही होती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में आगे भी बढ़ेंगे, 5 के केस में sp3d हो सकता है, 6 के केस में हमारा sp3d2 हो सकता है, और 7 के केस में हमारे पास में sp3d3 हो सकता है। ये हमारे कुछ कॉमन संकरण हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने CO3-2 का एग्जांपल लिया, इसमें हम कैसे संकरण निकालेंगे। कार्बन आपका क्या हो गया सेंट्रल मेटल, इसके पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब यहाँ पे हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, O3 लिखा है, आपको मोनोवैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 1 होती है ऐसे ही एटम को यहाँ पे लिखना है। आपका ऑक्सीजन क्या है डाइवेलेंट है, इसे हमें कंसिडर नहीं करना है। तो मेरे पास में मोनोवैलेंट नहीं है, केटायन नहीं है, लेकिन एनायन है जो कि 2 है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये 4 + 2/2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और अगर 3 आई तो मेरा CO3-2 का संकरण क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। कुछ एग्जाम्पल और अच्छे लेते हैं जिसमें हम गलतियां करते हैं। जैसे आपको दिया गया है I3+, अब I3+ दिया है, समझ ही नहीं आता यार इसको कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पे कोई एक सेंट्रल एटम होगा और 2 उसके आसपास एटम जुड़े हुए होंगे जिससे हम बोलते हैं सराउंडिंग एटम। तो यहाँ पे इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं I2+, इसको आप ऐसे तोड़ के लिखिए। अब जैसे ही I2+ आया समझ में आ गया कि यार ये तो हेलोजन है, और हेलोजन में हमारे पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 होते हैं। आयोडीन आपका मोनोवैलेंट है, इसकी नंबर्स कितनी है 2 है ना। फिर मेरे पास में यहाँ पे प्लस आया है, तो प्लस आया है तो देखिए केटायन में हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो -1 कर देंगे, अपॉन 2 कर दिया है ना। तो यहाँ पे 7 और 2 9, 9 में से 1 गई तो कितना बचा 8, 8/2 कितना आया 4 आया। मतलब I3+ आपका कौन सा संकरित होगा, ये होगा हमारा sp3। बोलो बात समझ में आ रही है। और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कि आपके पास में SO4-2 आया। अब सल्फर आपका क्या है 16 ग्रुप का है, तो इसके पास में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। अब ये मेरे पास में 6 आया, सराउंडिंग एटम आपके मोनोवैलेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, प्लस में आप 2 कर दीजिए, अब 2, तो यहाँ पे क्या आया 8/2 मतलब क्या 4। तो अगेन इसका हाइब्रिडेशन क्या आ गया, संकरण क्या आ गया sp3 आ गया। अब एक चीज और कि अगर आपको यहाँ पे मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर आपका बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, मतलब
ऐसे युग्म जिन्होंने बंध बनाने में भाग लिया है उन्हें बंध क्रम कहेंगे, और जो नहीं बंधित युग्म कहेंगे, और जो नहीं भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे मुझे जो सराउंडिंग एटम है ना, ये मेरे क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे, और यहाँ पे टोटल मेरे पास में वैल्यू कितनी आई, 4 आई है। इसका मतलब ये है कि 4 में से इसमें से 2 तो आपके बॉन्ड पेयर होंगे और 2 हमारे लोन पेयर होंगे। तो आप जो इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या निकालोगे उसमें से जो सराउंडिंग एटम्स हैं आपके उसको माइनस कर दोगे, तो हमारे पास में लोन पेयर की संख्या निकल के आ जाएगी। इतना समझ में आता है। जैसे कि अगर आपके पास में आया XeF4, ऐसा कोई एग्जाम्पल आया। अब यहाँ पे XeF4 आया, तो बताओ जल्दी से कि इसका संकरण क्या होना चाहिए, वैलेंस शेल फटाफट बन जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इतना आसान है कि एकदम आपको टिप पे याद हो जाना चाहिए। 8 इसके इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो 8 हुआ। 4 आपके मोनोवैलेंट एटम है, तो 8 4 12, 12 मतलब 6। 6 कैसे, इसको अपने डिवाइड कर दिया तो 6 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास में ये 6 आया, तो 6 में से अब देखिए कि जब 6 आता है तो संकरण क्या आता है, sp3d2 संकरण आया। तो यहाँ पे मेरे पास इसका संकरण क्या हो गया, sp3d2 संकरण हो गया। लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, जो आपके सराउंडिंग एटम है। तो यहाँ पे मेरे पास में अगर पूछे इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर की संख्या, तो 4 मेरे पास में बॉन्ड पेयर है और 2 मेरे पास में लोन पेयर है। अगर हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अच्छे से निकाल पाते हैं तो आगे हम इनके आकार क्या होंगे, इनकी ज्यामिति क्या होगी, ये भी हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आज का जो संकरण पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लीजिए आप खुद से, और आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।